द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि समाज में एक मजबूत पहचान बनाई है। वह एक सशक्त महिला नेता है जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता से समाज में अनेक बदलावों का लाने का प्रयास किया है। अपने क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है और आम जनमानस की समस्याओं और अधिकारों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए एक नए आयाम को चुना है। हम स्वागत करेंगे नगर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव का। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सियासी सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपको कोई खास तजुर्बे ने प्रेरणा दी जिससे आप इस राजनीति के सफर में चल पड़े। देखिए, तजुर्बा तो मैं कोई नहीं था और कई चीजें जो कि एक्सीडेंटल पर अच्छी होती हैं। जी, हम तो एक्सीडेंटल हैं पॉलिटिक्स में। सोशल वर्क हमारा बहुत ही पसंद का क्षेत्र था और सोशल वर्क ही करते थे। एक बार हम क्लिनिक गए तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि इस पार्टी का मैंने आप तुम्हें मेंबर बना दिया। हम खुद जानते नहीं थे पार्टी पॉलिटिक्स, लेकिन अपने हस्बैंड की किसी बात ना नहीं करते थे। उनका ठीक है, बस इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन सोशल वर्कर के ही रूप में हमारी ज्यादा पहचान है, क्योंकि पॉलिटिक्स ना मुझे करना आता है, ना मैंने कभी की और मैं उन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहती। तो आप मुझे असफल पॉलिटिशियन कह सकते हैं और सफल सोशल वर्कर कह सकते हैं। महिला होने के नाते चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको, और आपने उन्हें कैसे पार किया? नहीं, चुनौतियां कोई नहीं थी, बल्कि हम चुनौती बन गए थे। हमें काम करने की आदत और फिर जो काम दिया जाता है वो दिल से और पूरी लगन से हम करते हैं। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया पहले हमें बीजेपी का, तो हमने जितना भी काम किया तो हमारी समझ से उत्तर प्रदेश में महिला मेन बॉडी की जिला अध्यक्ष हमें ही बनाया गया और वो उसका केवल और केवल आधार हमारा काम था। कार्यकर्ताओं को दिया जाना सम्मान और बड़ों की जो इज्जत हम करते थे और उनसे राय मशवरा करके ही काम करते, तो वो उससे ही हमें आगे पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे दर्शकों के बीच में है कि आप नए युवा, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको आप जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहें? देखिए, अगर आप लखीमपुर में देखिए तो महिलाएं बहुत ही एक्टिवली सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, पर उसमें अधिकांश लोगों को मैंने आगे बढ़ाया है। और प्रेरणा कोई नहीं होती, प्रेरणा आदमी स्वयं देता है और वो प्रेरित हो करके आगे बढ़ी है और बहुत आगे बढ़ी और मुझे इसलिए बड़ी पसंद। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है या महिलाओं का जो दर्जा है सियासत में पहले के मुकाबले इन कुछ सालों में चेंज हुआ है? हम ये कह सकते हैं, देखिए, दर्जा कभी भी कम नहीं था। आप पुराने एग्जाम्पल ले लीजिए, कारण केवल इतना था कि महिलाएं पहले बाहर नहीं निकल रही। अब महिलाएं जो है वो ज्यादा जागरूक होकर के और समाज में निकल रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं। तो ये भारतवर्ष तो ऐसा है जहाँ महिला शक्ति को हमेशा ऊपर रखा गया है। तो अब महिलाओं को पूरा बराबरी का ही सम्मान मिल रहा है और बराबर का उनको दर्जा दिया जाता है और ये भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय। देखिए, हमारे पहले जो लोकतंत्र रहे हैं उन सब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला और हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ, इसमें जरूर हमारे जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ था, लेकिन उन्होंने तुरंत महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया और ये सबसे बड़ा अधिकार होता है कि आपको 5 वर्ष में एक बार अपना प्रतिनिधि बदलने का या चुनने का मौका मिले। डॉक्टर साहब, आपके अगले कुछ सालों का उद्देश्य क्या है और किन विषयों पे फोकस करके आप आगे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जब तक जीवन है समाज सेवा ही हमारा उद्देश्य है और विषय यही है कि जो भी जरूरतमंद है या गरीब है और जो महिलाएं हैं जो कैसे भी शोषित या पीड़ित है, उनके लिए काम करना, उनको जो है इंडिपेंडेंट बनाना। और जो काम अब योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है, वो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र अनेक विधाओं के खोल करके और घर बैठे ही जैसे कि वो अर्न कर सके। तो अभी हमने सन 2000 से शुरू किया था और अब तक लगभग 5000 महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण और उनको सर्टिफिकेट 6 महीने का
कोर्स का हम दे चुके हैं और उसका कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र या देश में कौन सी समस्या आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और आप उसका समाधान कैसे खोजते हैं? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि जो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ये समस्या है कि रोजगार सृजन होना चाहिए। और तीसरा जो है, शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षित व्यक्ति जहाँ रहेगा अच्छा काम करेगा। तो शिक्षा, मुझे लगता है जो सबसे जरूरी चीज है, वो अगर शिक्षा मिल जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो शिक्षित है तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करना और लोगों को आगे प्रेरित करना कि आप शिक्षा में कहीं भी चूक ना करें। ज्ञान हर एक से ले। मतलब जैसे कि ये नहीं है कि अब मैंने साइंस पढ़ा है तो मुझे लिटरेचर भी आना चाहिए, मुझे इतिहास भी पता होना चाहिए अपना, और जिस जाति और धर्म में आपने जन्म लिया उस पर गर्व करना चाहिए, और बाकी जितने भी धर्म है या जाति है सबका सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। तो आपका महिलाओं के अधिकार और समानता को लेकर क्या विचार है? वही है जो हमारी सरकार के हैं। महिलाओं को पूरे अधिकार वही मिलने चाहिए जो पुरुषों के होते हैं, वही सम्मान मिलना चाहिए जो पुरुषों को होता है। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगी कि लेडीज फर्स्ट वाला हटा दीजिए। आप अपनी मेरिट पे काम करिए। आप काम करेंगी, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं और मेरिट पे ही मुझे मिला जी। और आप काम करिए, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समाज आपको अवॉइड करे। आपकी इतनी उपयोगिता होनी चाहिए कि समाज हो या दल हो, वो आपका सदुपयोग करे, ना कि आपका शोषण करे। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि आपके जीवन में आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे हस्बैंड, मेरे पति। समय स्वर्गवास हो गया है 3 महीने पहले। आपको हम बताएं, सोशल वर्क का भी ये था कि मुझे और कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता। जब हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ने के लिए चले गए तो मुझे खालीपन बहुत लगता था। तो उनका तुम्हें क्या पसंद है? तो हमने कहा सोशल वर्क। तो उनका बाकी काम करने के बाद कि जो खाली समय है उसमें सोशल वर्क करूँ। और राजनीति में भी आप ही लेकर के आए, क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते तो केवल ये 10-20 हजार रुपए महीने से कुछ नहीं होगा। आपको एक पद हासिल करना होगा और उस पद के साथ न्याय करना होगा। तो राजनीति में जाओ, लेकिन काम करने के लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैंने जीवन का मूल मंत्र बना दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई आपके पास मदद के लिए आए, कभी खाली हाथ मत लौट डालना। आप अपनी क्षमता पर, कोई 5,000 मांगता है, तुम 500 दे सकते हो, देना जरूर, मना मत करना। और दूसरा एक याद रखना कि किसी को भी कोई दर्द है, तुम्हारे डिपार्टमेंट से है या नहीं, उसका सुनना जरूर ध्यान से, और जो मदद हो सके चिट्ठी से, फोन से या जाकर वो जरूर करें। तो डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक एक आदर्श और स्वच्छ नगर की पहचान पानी से। तो डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक एक आदर्श और स्वच्छ नगर की पहचान क्या है? आदर्श और स्वच्छ नगर की तो वही पहचान है कि जब कोई भी आए बाहरी और उसके मुंह से निकले, वाह क्या शहर है। तो उसके लिए साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। हमारी रोड्स है, उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है। रोड्स की सजावट होना बहुत जरूरी है। प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं हमेशा कहती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने सफाई 10 बजे तक खत्म करा दी, पूरा करा दिया। उसके बाद अगर कोई कचरा फैलाता है तो जो 50% जनता के हाथ में, उसका कॉर्पोरेशन उतना मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, पानी डलवाते हैं, उसके बाद कुछ लोग उनको उखाड़ देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको स्वयं ही आकर के आगे लगे। डॉक्टर साहब, किसी भी शहर में जो पॉलिथीन का दुरुपयोग है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बन गया है। तो आप पॉलिथीन की समस्या को लेकर क्या आपके विचार हैं, आप जानना? देखिए, आपको शायद जानकारी हो, 96 में सबसे पहले हमने अपना जो वर्क स्टार्ट किया था तो पॉलिथीन के विरोध से ही शुरू किया। क्योंकि हाँ, सब अब तो पूरी जनता जानती है कि ये नष्ट नहीं होती, ये पृथ्वी को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। और गली गली जाकर के पॉलिथीन बीनना, उसको नष्ट करना, लोगों को समझाना, जागरूक करना, साथ ही साथ उनको पॉलिथीन ना इस्तेमाल करें इसके लिए थैले देना, ये सारे कार्य हम करते थे।
ग्राम्य शासन तो भी एक मुकदमा किया था पॉलीथीन बंद करने का, तो पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रतिबंध भी हुआ था। हमारे यहाँ वो जनहित याचिका सुनवाई हुई थी जी। और अभी भी जैसे क्या है, बहुत छोटी चीजें हैं, लोगों को लगता है कि आप जो गिफ्ट रैप करा के लाते हैं वो पॉलीथीन ही है जी। वो भी हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बजाय आप ऐसे ही दे दें, या जैसे कि वो पहले एक कागज आता था ना रंग बिरंगा, उसमें पैक करके लोगों को दे दें, या जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, लोगों को लगता है हम तो पॉलीथीन वो काली वाली नहीं ले जा रहे हैं चिप्स, वो भी पॉलीथीन है। फिर उसके अलावा बहुत सी पैकिंग आने लगे, रेडी टू ईट और ये सारा, और ये जो मसाले के छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो फाड़ा और डाल दिया, ये भी सब पॉलीथीन है। इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने शहर, अपने पर्यावरण और इन सब के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। किसी के कहने से या जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के ऊपर जब आदेश आता है कि पॉलीथीन जो है वो जब्त होनी चाहिए, जी। हम लोग छोटे छोटे दुकानदारों से छीन लो, जी। उसके बजाय क्यों ना ये जो पॉलीथीन है जो इतना बड़ा इशू है, उनकी फैक्ट्री ही बंद करा दी जाए। तो ये एक मेरा अनुरोध शासन से रहेगा हमेशा, इन फैक्ट्रियों को बंद करके। पहले हम लोग बचपन जो हमारा था उस समय हांडी में मिठाई आती थी या फिर वो एक दलिया जैसी बनी रहती थी उसमें आती थी, और बहुत सारी नमकीन वगैरह वो कागज के लपेट करके उसमें देते थे या कागज के पैकेट्स में आते थे। इन सब का बंद हो जाना तो एक तो रोजगार कम हो गए। ये जो आपको लगता है डिस्पोजेबल ग्लास है, बहुत हानिकारक है, और हम आपको बता रहे हैं कि नाला सफाई कराने के बाद जो चौक होते हैं बार बार ये सारे ग्लास और प्लेट्स है, इन सब का इस्तेमाल जनता को स्वयं ही बंद करना होगा, किसी के कहने से कुछ। तो डॉक्टर साहब, लगभग सभी शहर, कॉलोनी और मकानों का निर्माण मेरे ख्याल से उतने योजनाबद्ध तरीके से नहीं रहा, जिस वजह से जल भराव और जल निकासी की समस्या रही है, जिस वजह से लोगों में नाराजगी रही है और सोशल मीडिया या अन्य कई माध्यमों से उससे नाराजगी जाहिर करते हैं। विरोधियों को भी एक टूल मिलता है और वो भी उसके पक्ष में जो है आपके खिलाफ या नगर पालिका के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखते हैं। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं और आपका क्या नजरिया है? देखिए, विरोधियों का तो मैं बहुत एहतराम करती हूँ जी। वो है, वो हमें बता देते हैं क्या क्या समस्या है और विरोध करना उनका फर्ज है, क्योंकि हर एक मेरा सपोर्टर नहीं था, अन्य प्रत्याशी भी लड़ रहे थे, उनके सपोर्टर्स थे, तो ये तो उनका काम है, वो अपना फर्ज कर रहे हैं और वो अपना फर्ज अच्छे से निभा रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत मैं प्रशंसा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये है कि अब विकास प्राधिकरण आ गया है लखीमपुर में, और विकास जैसे पुराना शहर आप चौक या नखास चले जाइए लक्ष्य, तो उसको टंडन जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बहुत नहीं हो पाया। पुरानी कॉलोनीज को छोड़ करके नए कॉलोनीज पे हम लोगों ने भी कहा कि अब मान लीजिए कोई आपका नक्शा पास हो जाए, उसको आप फिर गिरवा करके दोबारा करना, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि नक्शा आप ही के यहाँ से पास होता है। तो अब उसको वैसा रहने दे, अब नई कॉलोनीज पे लागू। तो जो नई कॉलोनीज बसेंगी वो वैसे योजनाबद्ध तरीके से होंगी। और जहाँ तक विकास का काम है, 1.5 सालों में हमारा जितना काम हुआ है, आप देख लीजिए हमारी रिपोर्ट, तो यूपी में हमारे जितना काम किसी ने नहीं। और पहले जैसे कि कुछ कॉलोनीज बिल्कुल पानी में डूबी रहती थी, तो वहां पे सैंपल बिल्कुल नए ढंग का हमने बनवा करके उनको सुखा दिया। अभी कुछ रह गया, जैसे ईदगाह में, बलदेव नगर में अब सैंपल एक अब लेंगे, क्योंकि हम हर बार जब फंड आता तो एक ही ले पाते हैं, तो काफी महंगा पड़ता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और सफाई व्यवस्था इतनी रहती है कि पानी की समस्या तो नहीं रहती है जैसे कि पहले होता था। और बाकी विरोधी अच्छा करे। एक अंतिम सवाल है कि एक नगर अध्यक्ष होने के नाते शहर के नागरिकों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी अपेक्षा यही है कि आलोचना करें, पॉजिटिव करें, और आलोचना करें, मुझसे कंप्लेंट्स करें, ये सब उनका अधिकार है। समस्याएं हमको बताएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनका समाधान हम करेंगे यथासंभव, और जितना शीघ्र हो सकेगा तब करेंगे। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें तो अच्छा है, पॉजिटिवली वो बात करें, आलोचना करें, हमें कोई, बस हम उनसे ये चाहते हैं कि अपने टैक्सेस टाइम से दे दें, ड्यूज टाइम से दे दें, और
मान लीजिए हम लोग सड़क बनाए तो उसमें गड्ढे वड्ढे ना करें, अच्छा रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना समय मुझे दिया। बहुत ही प्रेशियस आपका टाइम होता है, उसमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।